दोस्तों ये वर्क परमिट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ये मेरा सेकंड वीडियो है। हम लास्ट वीडियो में यहाँ तक खड़े थे। तो जो स्टेप नंबर 1 है ना, वो एम्प्लॉयर क्या करेगा कि एप्लीकेशन करेगा LMIA पॉजिटिव लीमिया के लिए। एंड कई जो सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें LMIA की जरूरत नहीं होती है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया। एंड LMIA का जो अप्रूवल है ना, वो ESDC डिपार्टमेंट देगा। तो बिफोर अ टेम्पररी वर्क परमिट कैन बी इशूड, द कैनेडियन एम्प्लॉयर हु विशेस टू हायर, अगर वो एम्प्लॉयर हायर करना चाहता है फॉरेन वर्कर्स को टेम्पररी बेसिस पे, तो उसको LMIA अप्रूव के लिए भेजना पड़ेगा ESDC डिपार्टमेंट में, which will grant a positive limia if it is satisfied that there is no Canadian citizen। अगर वो सेम बंदा, जो एम्प्लॉयर ने पूरी अपनी जो डिमांड है वो ESDC डिपार्टमेंट में जो भेजी है, अगर वो बंदा, इस टाइप का सेम बंदा अगर कनाडा में अवेलेबल है, जिसके पास परमानेंट रेसिडेंसी है या तो वो सिटीजन है, तो वो लीमिया अप्रूव नहीं होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है और वर्क परमिट होती नहीं है। और वर्क परमिट के नाम पे तो बहुत सारा प्रॉब्लम मार्केट में चल रहा है और न जाने कितने लोगों के लाखों करोड़ों रुपया चले गए हैं इसमें अल्टीमेटली। तो दोस्तों ये ओरिजिनल प्रोसेस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं आपको दो हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि भाई पैसे मत दो। एक्चुअली डायरेक्ट LMIA अप्रूव होता ही नहीं है, बहुत रेयर केस में अप्रूवल होती है। और उसका भी एक बहुत इन शॉर्ट, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो। कोई ऐसी कंपनी जिसका कोई प्रॉपर मार्केट में स्टेटस हो, एंड हो सके तो आप ऐसे बंदे को काम दो जो ICCRC मेंबर है। अगर उनको भी काम देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत पेचीदा मामला है अभी मार्केट में फिलहाल। तो आपको एटलीस्ट इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि भाई सामने वाले बंदा का स्टेटस क्या है, वो कंपनी की स्टेटस क्या है, तो वो देख के आप काम करो। ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, मेरा खाली बोलने का मतलब ये है। अभी ये जो वर्क परमिट है, मे बी इश्यू बाय कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिशियल्स विदाउट द LMIA रिक्वायरमेंट्स इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन में LMIA की जरूरत नहीं है? तो अगर ये नाफ्टा एग्रीमेंट में आप आते हो, इंटरनेशनल एग्रीमेंट में, तो आपको LMIA की जरूरत नहीं है। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल बेनिफिट द वर्क एक्टिविटीज विल ब्रिंग टू कैनेडियंस। अगर कोई ऐसी सोशल एक्टिविटीज है उसके लिए अगर आप चाहते हो तो आपको शॉर्ट पीरियड टाइम का वीजा मिलेगा, 5 to 6 मंथ। नॉर्मली जो विजिट वीजा मिलता है वो 10 years मल्टीपल एंट्री मिलती है। मगर ऐसे बहुत सारे कल्चरल टाइप्स भी होते हैं इंटरनल, तो वो टाइप्स में आपको लीमिया की पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर आपको वहां स्टे करना है तो आपको लीमिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली दोस्तों वर्क परमिट जो होती है ना, वो 2 years का वो स्टैंपिंग लगता है वहां पे। मगर वहां उतरने के बाद डायरेक्टली अप्रूव होना बहुत डिफिकल्ट है। डायरेक्टली अप्रूवल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मगर वो हाईली स्किल्ड पीपल के लिए होता है। हाईली स्किल्ड पीपल माने तो ये TCS है, ये बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें जो बंदा है जिसका अच्छा खासा यहाँ पे सैलरी होगा, और इन वहां की कोई बिग कंपनी अगर उसको स्पॉन्सर्स करती है, तो फिर वो उसके सामने वाली कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे वो हायर कर सकती है, तो उसमें अप्रूवल होता है। राइट नाउ कनाडा में दो LMIA अप्रूव होते हैं। एक तो होटल लाइन में, होटल इंडस्ट्री, जो हाईली स्किल्ड बंदा है, अगर होटल में आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है तो वो सामने वाली होटल आपको हायर करने के लिए तैयार हो जाती है। वो भी इंटरव्यू होगा अल्टीमेटली, और उसका डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रोसेस होने में 5 to 6 मंथ लगता है। या तो फिर IT वाला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास मास्टर डिग्री है, एंड उसके बाद 2 to 3 years आपका लाइव एक्सपीरियंस आपको शो करना पड़ेगा। आपको रेफरेंस देने पड़ेंगे, आपका इंटरव्यू होगा, सामने वाला बंदा आपको हायर करने के लिए तैयार होना चाहिए, तब जाके रेयर केस में वहां पे भी अप्रूवल CIC दिल्ली से होता है। दिस इज द राइट सिचुएशन। अभी जो करंट जो सिनारियो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ड्यू टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, ये टॉपिक हो गया। एज पार्ट ऑफ
reciprocal agreement Canada and its provinces, territories have entered into with other countries such as youth and teachers access program. ये बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे समर वेकेशन होता है, हमारी कंपनी समर वेकेशन का भी काम करती है। तो वो जो बच्चे होते हैं ना अप टू 20 से बिलो एंड 12-13 से पकड़ के एज जो है 20 तक के जो भी बच्चे हैं वो यूथ प्रोग्राम में जाते हैं, मगर वो जाके फिर वहां का पूरा एक छोटा सा प्रोग्राम होता है 15-20 दिन का, तो वो एग्जीक्यूट करके फिर वो वापस आ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड यूथ प्रोग्राम। उसका मैं भी अलग से एक वीडियो में बना दूंगा। एंड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, अगर आपने एकेडमिक कंप्लीट कर दिया है तो आप वहां एप्लीकेबल हो जाते हो 3 साल के लिए। वो डिपेंड्स ऑन योर एजुकेशन। मैंने पहले भी बोला कि अगर आपकी वर्क परमिट इशू होती है किसी भी तरह से, तो आपके जो भी फैमिलीज है वो पहले 19 तक फैमिली में जो डिपेंडेंट जो बच्चे थे उनकी जो एज थी वो 19 साल की थी, मगर वो अभी बढ़ चुका है, वो हो चुका है 21 तक। वहां पे आप ऑफिशियली स्टे हो सकते हो। रेफ्यूजी भी होता है, मगर रेफ्यूजी का जो क्लेम अगर कैनेडियन गवर्नमेंट को प्रॉपरली वो बंदा लगेगा तब जाके वहां पे अप्रूवल मिलती है। जो एम्प्लॉयर एक्सटेंड टेम्पररी जॉब ऑफर, तो LMIA अगर ग्रांट हो गया तो कैनेडियन एम्प्लॉयर कैन प्रोवाइड टेम्पररी जॉब ऑफर टू द फॉरेन वर्कर्स। द एम्प्लॉयर मस्ट सेंड अ कॉपी ऑफ द पॉजिटिव लिमिया अलोंग विथ डिटेल जॉब ऑफर लेटर टू द फॉरेन वर्कर्स। तो वो अप्रूव अगर हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर क्या होगा, जो थर्ड स्टेप है, तो फॉरेन वर्कर्स क्या करेगा कि वो वर्क परमिट के लिए पॉजिटिव लिमिया हो गया, अप्रूवल हो गई, तो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा ESDC डिपार्टमेंट में। With this document, the foreign workers can apply to ESDC for a Canada temporary work permit. If the Canadian employer that is hiring is the province of Quebec, दोस्तों मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर लेता हूँ कि क्यूबेक जो है ना वो पूरी टेरिटरी ही अलग है। तो क्यूबेक में अगर क्यूबेक की जो पूरी प्रोसेस है एंड पूरा जो डिफरेंट जो पूरा कनाडा है, वो दोनों टेरिटरी फेडरल एंड क्यूबेक वो दोनों अलग है। तो जो क्यूबेक है उसमें थोड़ा वर्क प्रोसेस फ्लो चार्ट सारे प्रोसेस का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर क्यूबेक में फॉरेन वर्कर्स को चाहिए तो उसको एक अलग से CAQ, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट एक्सेप्टेंस, एक सर्टिफिकेट होता है जिसको CAQ सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो वो उनको चाहिए इन ऑर्डर टू वर्क टेम्पररी इन क्यूबेक। देयर आर अ नंबर ऑफ प्रोफेशंस इन क्यूबेक दैट इज फैसिलिटेटेड and eligible for streamlined processing. Local recruitment efforts do not need to be performed by employers as part of their applications to hire temporary foreign workers for this position in Quebec. In short, ये पूरा जो मामला है उसमें थोड़ा डिफरेंट है, बाकी कोई फर्क नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट जो प्रोसेस है वो सेम है। अगर एक बार वर्क परमिट इश्यूड हो गई तो फिर क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो जो चौथा स्टेप है वो कनाडा की जो बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी है जिसको बोलते हैं CBSA, ऑफिसर्स विल इश्यू द कैनेडियन टेम्पररी वर्क परमिट एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, जब वो एंट्री लेगा, व्हेन द फॉरेन वर्कर्स अराइव इन कनाडा, जब वो बंदा बाहर से आएगा या तो अंदर है कनाडा में है और उसका वर्क परमिट इश्यू होता है, तो उसको एक बार बॉर्डर एजेंसी का कांटेक्ट करके वो पूरा प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़ेगा। Do you have a Canadian job offer and need a work permit? अगर आपके पास कनाडा की जॉब ऑफर है एंड वर्क परमिट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस, इंडिविजुअल विद अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ कैनेडियन एम्प्लॉयर मस्ट सिक्योर अ टेम्पररी वर्क परमिट टू परफॉर्म वर्क इन कनाडा। ये पूरा प्रोसेस आपको इंश्योर करना पड़ेगा। अ टेम्पररी वर्क परमिट मे बी इश्यूड for a period of time ranging from a few days to a few years. ये जो वर्क परमिट होती है ना उसका नॉर्मली मैंने पहले बोला कि जो स्टैंपिंग होगा वो 2 साल का होगा। In most cases, the process of applying for a work permit is twofold. First, the Canadian employer must receive the government permission to hire outside Canada. Once this permission has been granted, the designated employer must apply for and receive
he or her for work permit। ये टॉपिक हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। A work permit granted for a specific job in Canada will be tied to that job. Consequently, an employer may only work for the employer specified on his or her। दोस्तों ये ऐसा बोलना चाहता है कि कनाडा में हायर करना इतना इजी नहीं है। जो बंदा हायर करेगा ना उसको पर्टिकुलर सैलरी भी देनी पड़ेगी, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। हमारे देश में अगर कोई बंदा आप हायर करते हो तो उसके इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, मगर वहां पे 100% सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको एप्लीकेबल होंगे। If he or she find different employment and does not yet have permanent residency status, he or she must apply for and receive a new work permit before performing another job in Canada। तो वो आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। There are too much rules and regulation। There are a number of different ways to secure a work permit depending on one's nationality, occupations and intended work in Canada। There may be possibility for expanding the process। आपको जब भी वर्क परमिट खत्म होने को आता है तो आपको दूसरा ऑप्शन और दूसरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इतना इजी नहीं है। नोट दैट Canada temporary work permit is for those foreign workers who plan on working in Canada for a finite period of time। To work and live in Canada on a permanent basis, foreign workers must undertake the Canadian immigration process। ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। However, a temporary work permit may be stepping stone to Canadian permanent residence। Once in Canada on a temporary work permit, अगर आपने वहां पे टेम्पररी वर्क परमिट के बेसिस पे आपने अगर काम किया है तो पीआर होने में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि फिर ये जो आपको दिखाई देता है ना कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास या स्किल्ड वर्कर कैटेगरी, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, ये सारे आप उसमें आप फिर आगे पीआर की प्रोसेस आप कर सकते हो। और ये पर्टिकुलर जो 3 कैटेगरी आपको दिखाई देती है उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वर्क इन कनाडा, उसमें जो बेसिक फैक्ट है, फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन पर्पसेस वर्क इज डिफाइंड एज एन एक्टिविटी फॉर विच रेम्युनरेशन इज अर्न्ड और एज एन एक्टिविटी दैट competes directly with activities of Canadian citizen or permanent residency in the Canadian labor market। Canadian immigration authorities required a work permit to be issued for a limited number of work-related activities in Canada। A job offer from a Canadian employer is usually a prerequisite to receiving a Canadian work permit। In some instances, Canadian immigration regulation allow open work permit। वो मैंने पहले भी आपको बोला कि ओपन वर्क परमिट किसको मिलती है, जो फैमिली में सपोज एक बंदे को वर्क परमिट इशू हो गई ना, मेल का हो गया तो फीमेल का ऑटोमेटिकली ओपन वर्क परमिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो मेल है उसका जो वर्क परमिट इशू हुआ तो फिर उसको वहां पे ही उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे एम्प्लॉयर के। ये सारा जो मामला है वो मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। जो डिपेंडेंट होगा ना वो ओपनली काम कर सकता है, वो उसकी मर्जी, चाहे जहां पे भी उसको काम मिले, छोटा मोटा जो भी काम करना है वो कर सकता है। बाकी वो जो मेन पर्सन है, जो मेन बंदा है, उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे, वो एम्प्लॉयर के। वर्क परमिट आर ऑलवेज टेम्पररी इन नेचर बट कैन ऑफन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम इनसाइड कनाडा। एक बार अगर आपका LMIA इशू हो गया तो फिर वो एक्सटेंड हो जाते हैं, उसके बहुत सारे रास्ते हैं। Work permit will only be granted by Canadian immigration authorities supported by a positive LIMIA after issued by Employment and ESDC Department। ये सारा मामला हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। ये पूरा एक प्रोसेस है, वो फॉलो करना पड़ेगा। इतना इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। अगर इतना इजी होता तो आधा इंडिया मेरे ख्याल से कनाडा में बैठा होता। तो दोस्तों आप किसी भी लोभ या लालच में मत पड़ो, क्योंकि ये उसका एक प्रोसेस है। एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि मैं पैसा किसका दे रहा हूँ। बाकी इतना पैसा देने का कोई मतलब नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो एटलीस्ट आपको ये मेरा जो 2 वीडियो है ना वो आप सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, पूरा पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट एजेंट को आप इतना तो पूछ सकते हो कि भाई आप मुझे क्या प्रोसेस करके देंगे, मुझे एक्सप्लेन करिए आप। तो ये आपके लिए बेटर होगा। पूरा इतना नॉलेज इनफ है मेरे ख्याल से। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।
थैंक्स अ लॉट।